नमस्कार, मेरा नाम अजय त्यागी है और आज की सभा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुरुआत में जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में चर्चा करेंगे। खास करके इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसको लेके आम निवेशक खासकर चिंता में है कि इसकी वजह से बाजारों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहले हम रुक करते हैं इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की तरफ। जो आपके सामने ये चार्ट है, ये भारतीय बाजारों के अंदर 2003 से लेके 2008 तक के इंटरेस्ट रेट मूवमेंट और इन्फ्लेशन मूवमेंट को दर्शाता है। 2003 से 8 का चयन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये हिंदुस्तान बाजारों के लिए एक सुनहरा एक मैं कह सकता हूं दौर था, जिसमें बाजार करीबन 4 गुना बढ़े थे। और साथ के साथ ये मालूम करना और ये ध्यान में रखना भी आवश्यक है कि इसी दौरान इन्फ्लेशन करीबन 4.25% से लेके 6.5% की तरफ बढ़ा था। और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स करीबन 5% से बढ़ते हुए 8% की तरफ गए थे। सो इन्फ्लेशन भी बढ़ा, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े, लेकिन बावजूद इन दोनों चीजों के बाजार भी काफी मजबूत रहे। और इस मजबूती का कारण था कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी ग्रोथ रेट्स, हमारे अर्निंग्स ग्रोथ कॉर्पोरेट जगत के, ये सब बहुत ज्यादा मजबूत रहे। और हमें ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन ये ध्यान में रखना हमेशा जरूरी होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी रहता है अपने आप को इस चीज से आश्वस्त करना कि आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत रहेगी, ग्रोथ की दरें कैसी रहेंगी और कॉर्पोरेट जगत के अंदर अर्निंग्स कितनी मजबूत रहेगी। अगर हम अगली स्लाइड पे जाएं, तो इसके अंदर हम देखते हैं पिछले करीबन 20 सालों में जब जब भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपो रेट बढ़ाया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और स्टॉक मार्केट के ऊपर। 2005 से लेके 2008 के बीच में 3% 300 बेसिस पॉइंट रिपो रेट बढ़ाया गया। बावजूद उसके, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, 73% के करीब बाजार बढ़े। 2010 से 2011 के बीच में 375 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए, लेकिन इतने ज्यादा स्टीप इंटरेस्ट रेट और रिपो रेट हाइक के बावजूद बाजारों के अंदर 11% की वृद्धि देखी गई। इसी तरह 2013 से 2014 के समय 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़े, लेकिन बाजार 12% बढ़े। और हाल फिलहाल की अगर हम बात करें 2018 की, 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने के बावजूद भी बाजार मजबूत रहे। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, ये सेम चीज हमें यूएस बाजारों के संदर्भ में भी देखने को मिलती है। सन 71 से लेके 2018 तक के बीच में कई ऐसे दौर आए हैं जहां पे यूएस फेड ने फेड रेट इंक्रीज किया है। बल्कि कई बार तो ये फेड रेट इंक्रीज 14-15% तक के दायरे में भी हुआ है, कुछ बार 3 से 4% के दायरे में हुआ है। केवल एक अवसर ऐसा आया है सन 71 से लेके सन 74, जहां पे जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर बढ़ाए गए तो मार्केट S&P 500, जो वहां का सबसे ज्यादा कॉमनली ट्रैक्ड इंडेक्स है, S&P 500 में गिरावट देखी गई। बाकी सब दौर में चाहे कितने भी मजबूती से और शीघ्रता से रिपो रेट, फेड फंड रेट बढ़ाए गए हों, लेकिन बाजार हमेशा मजबूत रहे हैं। बट इन सब के अंदर एक कैच जरूर है। हम ये आपके सामने नहीं रखना चाहते कि इंटरेस्ट रेट चाहे बढ़े या घटे, बाजार हमेशा मजबूत रहते हैं। हम ये आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि इंटरेस्ट रेट्स जब जब बढ़ते हैं तो उसका बाजारों के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल, 4 साल, 5 साल है, तो आपको इंटरेस्ट रेट्स के चलन के ऊपर, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, उससे कुछ खास लेना देना नहीं होना चाहिए। इन सब दौर में जो आपके सामने है, हालांकि लॉन्ग टर्म में 2-3-4 सालों के अंदर बाजार मजबूत बने रहे, लेकिन पहले 5-6-9 महीनों में बाजार जरूर कमजोर रहे। जब जब भी ये देखा गया है कि सेंट्रल बैंक्स अपना रुख बदलते हैं और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू करते हैं,
पहले 2-3 तिमाही में, पहले 6-9 महीनों के अंदर बाजार हमेशा नर्वस रहते हैं, उनके अंदर एक भय का माहौल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपका दायरा, आपकी समय सीमा अगर 3-4-5 साल है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स पीक होने से कहीं पहले बाजार इसको डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से जितना भी इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का होना होता है, पहले 6 से 9 महीने के अंदर ही बाजारों के अंदर ये हो जाता है बिल्डिंग। अगली स्लाइड पे अगर हम आए तो ये एक और मैं कह सकता हूं चिंता का विषय है। हाल फिलहाल में विदेशी निवेशक जो हैं हिंदुस्तान बाजारों से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। ये जो डेटा आपके सामने है 1992 से लेके आज तक का डेटा है। इन 30 वर्षों के अंदर हर साल के हिसाब से विदेशी निवेशकों ने कितना निवेश किया हिंदुस्तानी बाजारों में, ये आंकड़े उसके बारे में है। केवल 3 वर्ष ऐसे रहे हैं पिछले 30 सालों में जहां पे विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा बाहर निकाला है। नेट आउटफ्लोज रही हैं इन 3 वर्षों में। 2008 स्वाभाविक है, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, लीमन क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत गिरावट बाजारों में देखी गई और विदेशी निवेशकों ने पैसा बाहर निकाला। 2015 ये वो साल है जहां पे अगर आप ध्यान से, अगर आपने पिछली स्लाइड्स को देखा होगा, यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने शुरू किए थे 2015 के अंदर। थोड़ा सा भय का माहौल उस टाइम पे भी बना था यूएस बाजारों में भी, और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी गिरावट देखी गई और निवेश बाहर निकला। और जो ये पिछले जो 12 महीने गए हैं उसके अंदर भी अच्छी खासी कमजोरी देखी गई है, खास करके पिछले 5-6 महीने में काफी कमजोरी है। लेकिन एक चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, जब तक हिंदुस्तान की बाजारें, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अपनी मजबूत पकड़ बना के तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम विश्व के अंदर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और अगर हम ग्रोथ रेट्स की बात करें तो हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज में से हैं। जब तक हम अपनी पोजीशन ग्रोथ के मामले में कायम रखेंगे, मुझे लगता है निवेश हिंदुस्तान में आता रहेगा। जरूर बीच बीच में ऐसे वर्ष आएंगे जब निवेशक किसी कारणों से पैसा बाहर निकालेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म को सामने रखें तो मुझे लगता है, जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड विदेशी निवेशकों का हिंदुस्तान के प्रति हमेशा सक्रिय रहेगा और सकारात्मक रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम हिंदुस्तान की बाजारों की वैल्यूएशन के संदर्भ में बात करें, जो कि अब को समझना बहुत जरूरी है, तो इसमें एक जो अच्छी चीज है जो पिछले 6 महीने में हुई है वो ये है कि हिंदुस्तान बाजार पिछले 20 सालों के अगर हम वैल्यूएशन चार्ट को स्टडी करें तो उसके सामने हमने देखा था कि एक पीक वैल्यूएशन की तरफ बढ़ चुके थे दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 के अंदर। वहां से वैल्यूएशन के संदर्भ में करीबन 20% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। भले ही बाजार केवल 10% गिरे हों, लेकिन वैल्यूएशन प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के टर्म में 20% गिरी है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अपने आप में पिछले 7-8 महीने में करीबन 10% की देखी गई है। और फिलहाल जो हमारे बाजार हैं वो हमारा जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे केवल 10% ऊपर है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा अगले 3-6 महीने में, या फिर एक टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा। जब हम हिंदुस्तान बाजारों की बात करते हैं, हिंदुस्तानी बाजारों की बात करते हैं, तो उसमें एक अच्छी चीज ये है कि हमारी अर्निंग्स ग्रोथ हमेशा मजबूत रहती है, आती रहती है। तो हो सकता है अगले 6 महीनों के अंदर अर्निंग्स ग्रोथ अपने आप में 5-6% हो जाए, जिसकी वजह से प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल और नीचे अपने आप देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये हम जरूर कह सकते हैं कि अब हम फेयर वैल्यूएशन बैंड में आ चुके हैं। फिलहाल भी हम बहुत सस्ते या चीप नहीं हैं, हम फेयर वैल्यूएशन बैंड में हैं। लेकिन 10% यहां से अगर और गिरावट देखी गई तो हम कहीं ना कहीं जरूर एवरेज स्तर के नीचे पहुंच जाएंगे। जी नेक्स्ट, करीबन सेम चीज प्राइस टू बुक वैल्यू के संदर्भ में भी कही जा सकती है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी पिछले साल नवंबर दिसंबर के करीब बहुत ज्यादा एक हाई लेवल पे पहुंच गई थी, जहां से ऑलरेडी हमने करीबन 10 से 15 करीबन 20% का करेक्शन देख लिया है। नेक्स्ट,
हमारे पास बहुत सवाल आते हैं कि देखिए लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप क्या लगता है। हमारे साथ आज अंकित अग्रवाल जुड़े हुए हैं, जिनको मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे सर्वश्रेष्ठ मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट हैं। वो आपके सामने रूबरू होंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अगर हम खाली वैल्यूएशंस को अपने सामने रख के बात करें तो जरूर कहीं ना कहीं एक बात निकल के आती है कि फिलहाल मिड कैप्स लार्ज कैप्स की तुलना में जरूर थोड़े से ज्यादा महंगे हैं। अगर हम उनका पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मिड कैप और लार्ज कैप वैल्यूएशन में कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिलता जब हम प्राइस अर्निंग्स के संदर्भ में बात करते हैं। फिलहाल जो है मिड कैप्स कहीं ना कहीं 15% के करीब लार्ज कैप के तुलना में महंगे हैं। तो हो सकता है अगले 3 या 6 महीने के अंदर ये रिलेशनशिप भी हमें लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ जाता हुआ नजर आए। नेक्स्ट, ये देखिए बहुत अहम स्लाइड है हमें समझने के लिए, और ये हमारी प्रोडक्ट टीम ने आपके लिए बनाई है, और इसके ऊपर मैं जरूर कहीं ना कहीं 1-2 मिनट बिताना चाहूंगा। देखिए ये 2002 से लेके 2022 पिछले 20 सालों के अंदर हिंदुस्तान बाजारें निफ्टी 500 को अगर हम सामने रखें उनकी मूवमेंट देखने को मिली है। और जो ये रेड बार्स हैं ये टोटल ड्रॉडाउन है जो किसी भी वर्ष के अंदर देखने को मिला है। मतलब किसी भी वर्ष में क्या मैक्सिमम गिरावट देखने को मिली है, ये जो लाल बार्स हैं ये वो दर्शाते हैं। तो जैसे 2008 स्वाभाविक है, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, 64% के करीब बाजारों में गिरावट देखने को मिली थी। 2020 कोरोना क्राइसिस, जिसके अंदर करीबन 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 40% गिरावट देखने को मिली थी। और हर साल भले ही वो बाजार बुल मार्केट के अंदर हो या बियर मार्केट में हो, बाजारों के अंदर एक नेगेटिव मूवमेंट आना बहुत ही स्वाभाविक चीज है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 20 सालों में कोई ऐसा वर्ष नहीं गया है जहां बाजारों ने गिरावट ना देखी हो। लेकिन जो समझने के लिए जरूरी चीज ये है कि अगर हम उस गिरावट से लेके अगले 1 साल तक के रिटर्न की बात करें, इवन इन अ स्मॉल टाइम पीरियड लाइक 1 ईयर, और 1 साल हम हमेशा मान के चलते हैं कि निवेश के लिए एक बहुत ही छोटा दायरा रहता है, समय सीमा रहती है। हमें हमेशा 3 से 5 साल सामने रख के निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर हम 1 साल की भी बात करें, गिरावट से अगर हम अगले 1 साल का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो पिछले 20 सालों में देखने को मिला है कि कभी भी नेगेटिव नहीं रहा है। अब जाहिर बात है कि हम में से कोई भी लोएस्ट पॉइंट को नहीं जानता है, नहीं पकड़ सकता है। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि जब भी आपने बाजारों के अंदर कोई गिरावट देखी हो, भले ही वो 5, 10, 15% क्यों ना रही हो, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्तर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, प्रोस्पेक्टिव रिटर्न। अगले 1 साल और 3 साल की जब आप रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं, जब जब बाजारों के अंदर किसी भी साल में आप 5, 10, 15% की गिरावट ऑलरेडी देख चुके हो, तो ये डेटा ये दर्शाता है कि आपके लिए एक अपेक्षा रखना कि इस स्तर से अगले 1 साल और 3 साल में मजबूत रिटर्न बन पाएंगी, वो एक अच्छी खासी, मैं कहता हूं कि एक 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 अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट के सामने आएगा। अगली स्लाइड सेम चीज दर्शाता है, लेकिन हमने इस वक्त समय सीमा 3 साल की रख ली है। 3 साल के अंदर भी वही एक मैं कह सकता हूँ स्टोरी उभर के आती है कि अगर आप निवेश जब करते हैं जब बाजार ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो आपकी 3 ईयर रिटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। नेक्स्ट, अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, और हमने इस वक्त 2 फंड आपके सामने रखे हैं, यूटीआई फ्लेक्सी कैप और यूटीआई मिड कैप। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं और इसमें अगर हम 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल की समय सीमाएं निर्धारित करें, तो एक जो चीज स्पष्ट तरीके से निकल के आती है वो ये है कि मीडियन रिटर्न्स, जिसका कहने का मतलब है कि एकदम बीच की रिटर्न्स जो हैं वो अगर आप पिछले 15 साल को स्टडी करें तो वो 13, 14, 15% के दायरे में रही हैं यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यूटीआई मिड कैप फंड है, और यूटीआई मिड कैप के अंदर भी वही चीज देखने को मिलती है कि अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, 1 ईयर 3 ईयर रिटर्न्स 11 और 13% के दायरे में है, और 5 और 10 साल की रिटर्न्स 19 और 17% के दायरे में है, जो कि बहुत एक मजबूत रिटर्न कही जाएंगी। तो बेसिक पॉइंट ये जो पिछली 3 स्लाइड जो हमने देखी, पिछली 3 या 4 स्लाइड जो हमने देखी, वो ये है कि बाजारों में गिरावट आना बहुत स्वाभाविक है। कोई ऐसा वर्ष नहीं जाता जहां बाजार गिरावट नहीं देखते।
लेकिन इस गिरावट के बाद अगर आप अपने आप को बनाए रखते हैं बाजारों में, एक समय सीमा 3-5 साल के निर्धारित करके जमे रहते हैं, तो जरूर रिटर्न्स कहीं ना कहीं मजबूत ही आपके सामने उभर के आएंगी। नेक्स्ट। तो इसी के साथ अब मैं हैंड ओवर करता हूं अपने सहयोगी अंकित अग्रवाल को, जो आपके सामने मिड कैप फंड के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स अजय, आपका धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन के लिए। अभी मैं आपके सामने यूटीआई मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के बारे में, उनकी जो इनको ऑपरेट करने की जो रणनीति है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो हमने देखा है मिड कैप और स्मॉल कैप का जो हमारी नीति है, उसमें हम चाहते हैं कि ऐसी कंपनीज का चयन करें जो उच्चतम क्वालिटी की कंपनीज हो, जो जहां पे आपको हाई और कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलता रहे। और ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके बिजनेस मॉडल बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते हैं, एंड वो ऐसी सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही होती है जहां पे हमारा ग्रोथ रनवे जो है वो बहुत लंबा रहता है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ के जो मैनेजमेंट है उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी, उनका बहुत ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और हमने देखा है कि वो कैपिटल एलोकेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये कंपनीज हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जनरेट करती हैं और हर साल आपको एक अच्छा रिटर्न देने का कोशिश करती हैं। तो इनको हम, ये हमारे जो पोर्टफोलियो है उसका काफी बड़ा पार्ट ऐसी कंपनीज के साथ होता है जो अच्छी क्वालिटी की बिजनेसेस हों, जिनकी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल हो, और जहां पे जो रनवे ऑफ ग्रोथ है वो काफी लंबा होने की हमारी उम्मीद रहती है। इसके साथ साथ हम अराउंड 30% जो है, हमारे 30% जो है अपने पोर्टफोलियो का ऐसी कंपनीज में भी निवेश करते हैं जहां पे टर्न अराउंड की अपेक्षा होती है। तो ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो अच्छी कंपनीज अपने सेक्टर में, हो सकता है बहुत लीडर्स हों और बहुत अच्छा काम कर रही हों, बट वो सेक्टर हो सकता है ऐसे स्तर से गुजर रहा हो जहाँ, या अर्थव्यवस्था खराब हो, या ऐसे स्थिति से गुजर रहा हो जहाँ पे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो गई है। बट हम अगर ऐसे समय में इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब अर्थव्यवस्था सुधरती है या इन सेक्टर्स की स्थिति सुधरती है, तो ये बिजनेसेस ना केवल अच्छा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं, बट इनके जो वैल्यूएशन है वो भी काफी इम्प्रूव करते हैं। इससे आपको ना केवल अर्निंग्स ग्रोथ का फायदा मिलता है, बट वैल्यूएशन की जो री रेटिंग है उसका भी बहुत फायदा मिलता है। तो ऐसी हम टर्न अराउंड, जिन्हें हम कहते हैं टर्न अराउंड बिजनेसेस में, एक स्मॉल प्रोपोर्शन हम अपने पोर्टफोलियो का भी इन्वेस्ट करते हैं, और एक छोटा प्रोपोर्शन हम ऐसी कंपनीज में भी निवेश करते हैं जहां पे बिजनेस में ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से पहले हो सकता है मैनेजमेंट में बहुत अग्रेसिवनेस नहीं हो और बहुत ठंडा मैनेजमेंट हो, बट अब नए हो सकता है जो नया मैनेजमेंट आए उसकी वजह से बिजनेस में एक नई लहर आ गई, और जिससे वो अपने बिजनेस को एक दूसरे ही स्तर पे ले जा, नई मैनेजमेंट ले जा पाए। या हो सकता है कि वो जो सेक्टर है जिसमें वो कंपनी ऑपरेट करती है उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जिसकी वजह से उन कंपनीज के ग्रोथ में काफी सुधार हो जाए और वो काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स और ग्रोथ आगे दिखा पाए। सो एक छोटा प्रोपोर्शन हमारे जो पोर्टफोलियो का है वो ऐसी कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं कहूंगा कि इन समरी हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें एक लार्ज प्रोपोर्शन हाई क्वालिटी कंपनीज का होता है जिनको हम हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी कंपनीज कह सकते हैं, और एक छोटा प्रोपोर्शन 30% जो करीब वैल्यू अपॉर्चुनिटीज जिन्हें हम कह सकते हैं उनमें होता है,
जहां पे हम एक टर्न अराउंड की अपेक्षा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, तो जो हमारा यूटीआई का मिड कैप फंड है, उसकी भी यही एक स्ट्रैटेजी है, और हम इनमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की का प्रयत्न करते हैं जिनको हम लार्ज कैप आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स ये केमिस्ट्री से हमने बोरो किया टर्म है, जिनमें जिसका मतलब ये होता है कि ऐसे केमिकल जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं बट वो दिखने में एकदम अलग होते हैं। तो उसी तरह से हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं मिड एंड स्मॉल कैप में भी, जो लार्ज कैप जैसी उनकी क्वालिटी होती है, बट हो सकता है वो एक मिड कैप सेक्टर में प्रेजेंट हो। तो उससे होता क्या है कि आपको जो एक स्टेबिलिटी, हम लार्ज कैप्स को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अपने मार्केट सेक्टर में लीडर्स होते हैं, उनमें आपको हाई क्वालिटी दिखती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी जो है अर्निंग्स की वो कम हो जाती है। वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम मिड कैप कंपनीज में भी देख सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनी जो अपने ही सेक्टर में लीडर हो, बट हो सकता है वो सेक्टर आज के दिन छोटा हो एंड वो सेक्टर में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की अपेक्षा ज्यादा है। तो इसलिए हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने सेक्टर में लीडर्स हैं, जिससे ना केवल आपको एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी मिले जहां वॉलेटिलिटी कम हो, बट आपको एक हायर ग्रोथ की भी आप अपेक्षा कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने बहुत सारी कंपनी जो अपने ही सेगमेंट में लीडर हैं उनमें इन्वेस्ट करने का प्रयत्न किया है, और ये पोर्टफोलियो का जो, जैसे मैं कहा, एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है 70% और प्रोपोर्शन जो है 70%, हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने हमने देखा है कि हम मिड कैप्स में क्यों इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मिड कैप्स में बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज्यादा रिटर्न मिले, बट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है, और जब आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो हो सकता है आपको इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखे, बट टिपिकली हमने देखा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस रिस्क लेने के लिए या उस वॉलेटिलिटी के लिए आपको अच्छे से कॉम्पनसेट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको एक बेहतर रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। नेक्स्ट, स्मॉल कैप फंड हमने जब लॉन्च किया था तो अगेन हमारा फोकस ये था कि आपको ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स थे जहां आप, अगर आप लार्ज कैप में ही फोकस्ड हैं तो आप उन सेक्टर्स में आपका जो प्रेजेंस है बहुत कम रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई भी मैं लार्ज कैप इंडेक्स आज के दिन में देखूं तो उसमें आपको वेरी हाई प्रोपोर्शन आईटी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल्स, इनमें एफएमसीजी, इनमें आपको बड़ा हाई एक्सपोजर दिखेगा। बट अगर हम आज के दिन इंडिया में देखें कि कौन से इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, तो बहुत सारे वो सेक्टर्स आपको मिलेंगे इन स्पेस में, जैसे केमिकल्स, हो सकता है हेल्थ केयर, कंज्यूमर सर्विसेज, कैप गुड्स। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये आपको ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में दिखेंगे। तो अगर आपको इन सेक्टर्स की ग्रोथ का फायदा उठाना है तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्मॉल कैप्स में, क्योंकि स्मॉल कैप यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, इसमें आपको इसमें चयन, अच्छी कंपनीज का चयन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज आए जो आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए आपको इन कंपनीज में ड्यू डिलिजेंस ज्यादा, इनमें रिसर्च ज्यादा करने की जरूरत है, और इनमें आपको ज्यादा काम पे ज्यादा काम करने का जरूरत है, जिसकी वजह से जो यूटीआई की एक बहुत ही एक्सपीरियंस रिसर्च टीम है, और यूटीआई की जो एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो आपको बहुत हेल्प करती है ऐसी कंपनीज का चयन करने में जो अच्छी क्वालिटी की हैं और जहां पे वेल्थ डिस्ट्रॉय आपकी नहीं हो, और आप होपफुली अपना जो डिजायर्ड रिटर्न है वो बना पाए। नेक्स्ट,
So basically that's all from my side. In summary, I'll just say कि mid and small cap strategy typically उनके लिए है जो ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो मे बी लार्ज कैप्स में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च और एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट के लिए, जहां यूटीआई एज एन एसेट मैनेजमेंट हाउस आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। एंड आपको इस सेगमेंट में शॉर्टर टर्म रिटर्न्स के लिए नहीं, जबकि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ही आपको इस सेगमेंट में आना चाहिए, बिकॉज तभी आपको इसकी कंपाउंडिंग और का बेनिफिट मिल पाएगा। धन्यवाद इस सभा में आप आने के लिए। एंड देन ओवर टू यू निरंजन। धन्यवाद अजय जी और अंकित जी, हमें बाजार और यूटीआई मिड कैप और यूटीआई स्मॉल कैप फंड्स पे विस्तृत जानकारी देने के लिए। अब हम कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे और पार्टिसिपेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो आप उन्हें चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम अभी कुछ ऐसे सवाल लेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम आप दोनों से चाहेंगे। तो पहला प्रश्न मैं अंकित जी आपसे पूछना चाहूंगी। मिड और स्मॉल कैप में हालिया करेक्शंस के बावजूद इंडाइसेस ने रिच वैल्यूएशंस में कारोबार करना जारी रखा है। हालांकि अगर ये करेक्शन जारी रहने की उम्मीद है तो गिरावट को कम करने के लिए क्या पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? हमारा जो फोकस होता है मिड एंड स्मॉल कैप स्ट्रेटजीज में, वो काफी कुछ बॉटम अप इन नेचर होता है, जहां पे हम क्या कहते हैं कि हम ऐसी कंपनीज का चयन करें जो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट दे। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम जिन्हें लार्ज कैप आइसोटोप्स बोलते हैं, जो लार्ज कैप की तरह अच्छी क्वालिटी की कंपनीज होती हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट रन कर रही होती हैं, उनके रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत हाई होती हैं और उनका जो ग्रोथ रनवे है वो काफी लंबा होता है। इन कंपनीज में हमने देखा है कि जब भी बाहर की अर्थव्यवस्था में थोड़ा वीकनेस आता है तो ये कंपनीज एक्चुअली ज्यादा स्ट्रांगली उस वीकनेस से इमर्ज करती हैं, क्योंकि अच्छी कंपनीज होती हैं तो ये वो कोई भी वीकनेस अर्थव्यवस्था में जब आती है तो उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल करती हैं, और जब इकोनॉमी रिवाइव करती है तो ये काफी स्ट्रांगली उससे इमर्ज करती है। तो मेरा फोकस मार्केट का उतार चढ़ाव इसको समझने की बजाय, बिकॉज उसमें आप अपना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव बहुत सारे मल्टीपल रीजन से आ सकते हैं। मेरा फोकस ये रहता है कि आप ऐसी कंपनीज का चयन करूं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा एक रिटर्न प्रोवाइड कर सकें। तो उस हिसाब से अगेन मेरा लार्ज पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो जो है वो जो 70% मैंने कहा वो करीब ऐसी अच्छी क्वालिटी कंपनीज में है जिनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जो 30% है वहां पे मैं ऐसी बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पे आज के दिन हो सकता है वो कंपनीज की परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस शायद अच्छी ना हो, मे बी बिकॉज जो सेक्टर है उसमें आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा हो, बट ये कंपनी जैसे जैसे साइकिल रिवाइव करेगी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने की हमारी अपेक्षा है। तो फोकस बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन पे है ना, और टॉप डाउन अप्रोच हमारा कम रहता है। धन्यवाद अंकित जी, हमें ये सवाल का सही से जवाब देने के लिए। अजय जी, अगला सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगी। सवाल ये है कि मौजूदा इन्फ्लेशन के माहौल में बढ़ती ब्याज और अनसर्टेनिटी के साथ FY23 के कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए रिस्क्स क्या है और कौन से पॉकेट्स बेहतर स्थिति में है और कौन से पॉकेट्स पे सबसे ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद है? जी, इन्फ्लेशन के बढ़ते रुख को देखते हुए जो सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर जो रिस्क है वो है उनकी मार्जिन्स के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले 2 तिमाही में भी देखा कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लेशन के चलते कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं
और कहीं ना कहीं पूरा मैन्युफैक्चरिंग जगत जो है वो किसी ना किसी प्रपोर्शन के अंदर कमोडिटीज का इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और इस कमोडिटी इन्फ्लेशन के चलते हर जगह एक मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है, और ये मार्जिन प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण बनेगा FY23 के अंदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर एक दबाव डालने के लिए। तो ये सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं कि एक रिस्क फैक्टर है आने वाले ये जो चालू वित्त वर्ष है उसके अंदर। जहां तक की बात है कि कुछ सेक्टर्स पे ज्यादा दबाव है, कुछ पे कम, मैं समझता हूं कि जो सर्विस सेक्टर हैं वो थोड़े बहुत बचे रहेंगे इस दबाव से। जैसे कि आप आईटी जगत की अगर बात करें, आईटी जगत के अंदर कमोडिटीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि देखा गया है पिछले 2 सालों के अंदर कि वेज इन्फ्लेशन सर्विसेज सेक्टर में जो था वो बहुत ज्यादा हाई था, बहुत ज्यादा मजबूत था। कहीं ना कहीं उसकी कमर थोड़ी बहुत टूटेगी अगले 3-6 महीनों के अंदर। एट्रीशन जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर देखा गया है वो कहीं ना कहीं कमजोर गिरेगा, और उसके चलते सर्विसेज सेक्टर जिसके अंदर आईटी सेक्टर भी शामिल है उसके ऊपर थोड़ा सा ये दबाव कम रहेगा। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं हमारे, उनको कहीं ना कहीं एक फायदा मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी रुपी US डॉलर और यूरो के मुकाबले कमजोर पड़ा है पिछले 3-6 महीने में। और जब तक ये रिस्क ऑफ जिसको हम कहते हैं बाजारों के अंदर चालू रहेगा, जब तक आप कह सकते हैं थोड़ा दबाव हमारे रुपए के ऊपर भी रहेगा, और उसके चलते एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। जी धन्यवाद अजय जी। अगला सवाल मैं फिर से अंकित जी से पूछना चाहूंगी। यूटीआई मिड कैप फंड के कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफी ओवरवेट पोजीशन है और पोर्टफोलियो में करीबन 27% का एक्सपोजर है। आपका इसमें क्या रैशनल है और विकास के लिए की ड्राइवर्स क्या है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स में जो हमारा एक्सपोजर है उसमें काफी जो स्टॉक्स हैं वो बेनिफिट करते हैं। तो अगर मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जहां बात करता हूं, वहां पे काफी स्टॉक्स जो इंडिया की लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी है, कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स जो है वो उनसे बेनिफिट करते हैं। अगेन इनमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने सेक्टर्स में लीडर्स हैं, तो हमारा जो स्टॉक्स का चयन इस सेक्टर्स में है उनमें बहुत कंपनीज हम ऐसी हैं जो अपने ही सेक्टर में मार्केट लीडर्स हैं, वो हाई रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर रही हैं। हो सकता है वो काफी ब्रांडेड कंपनीज हो जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट में ब्रांड हो, तो ये कंपनीज बेनिफिट करेंगी। इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है उसके ऊपर काफी जो सेगमेंट्स हैं उनमें आज के दिन भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, और जैसे जैसे इन सेक्टर्स में या वो वाइट गुड्स हो या इवन बिल्डिंग मटेरियल्स हो, वहां पे जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा वहां आपको इन कंपनीज में कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हैं। हो सकता है कि जैसे जैसे आपका हाउसिंग ग्रोथ बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बढ़ेगा, ये कंपनीज उन ग्रोथ से बेनिफिट करेंगी। यहाँ पे एक और ट्रेंड है जहां आप देख रहे हैं ज्यादा फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। हमने देखा था कि बहुत सारे सेक्टर्स इंडिया में ऐसे हैं जहां पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका जो प्रोपोर्शन है बहुत कम है, बट जैसे जैसे आपने जीएसटी देखा और ये जो डिसरप्शंस हमने लास्ट 1-2 साल में सप्लाई चेन में देखे हैं, जहां पे लोग जो एक बहुत इजी इंपोर्ट करके इंडिया में बेचते थे, वो वाला जो चैनल है वो काफी हिट हुआ है, उससे भी इन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को काफी बेनिफिट मिला है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमारा वो स्टोरी है। अगर कैपिटल गुड्स में मैं देखूं तो वहां पे 2-3 सब सेक्टर्स प्रेजेंट है। एक सब सेक्टर है जो क्लीन एनर्जी फोकस्ड है, जहां पे आप जो इंडिया में इथेनॉल पे इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां ग्लोबली हाइड्रोजन इकोनॉमी में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे काफी बेनिफिट कर रहे हैं। एक सब सेगमेंट है जो एक्चुअली ऑटो लिंक्ड है, जहां पे आप सीवी साइकिल रिवाइवल का प्ले कर रहे हैं। और एक सब सेगमेंट जो है जो इंडिया में प्रोडक्शन अगर, और जैसे हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में काफी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, एमएनसीज भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अपना बेस बढ़ा रही हैं,
एक्सपोर्ट्स इंडिया से बाहर, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और PLI फोकस्ड सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वहां पे भी जहां हम बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उससे कुछ सेक्टर्स जो बेनिफिट करेंगे, वहां पे हमने एक्सपोजर लिया हुआ है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग ग्रोथ देंगी, एंड उसका हम बेनिफिट इन दोनों सेक्टर्स में उठा रहे हैं। धन्यवाद अंकित जी। अभी हम कुछ सवाल लेंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने हमें ऑनलाइन पूछा है। अजय जी, ये सवाल मैं आपको पूछूंगी जो दीप्तानु चौधरी जी ने हमसे पूछा है। क्या इंडिया का बढ़ता डेट टू GDP रेशियो हमारे लिए चिंता का विषय है, और क्या टैक्स बर्डन मिडिल क्लास की श्रेणी के लोगों पे बढ़ेगा आगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम डेट टू GDP की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड डेट टू GDP, निजी डेट जो आप और मेरे जैसे लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ली हुई है। ये हिंदुस्तान के अंदर अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी और इमर्जिंग मार्केट्स के साथ और विकसित देशों के साथ, तो हिंदुस्तान के अंदर देखा गया है कि इसकी दरें बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ लो हैं, और इसकी वजह से हमें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में हाउस होल्ड डेट टू GDP करीबन 11-12% के दायरे में है, जबकि दूसरी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें ये आंकड़ा करीबन 25-30% के दायरे में है, और विकसित देशों के अंदर, डेवलप्ड नेशंस में, ये करीबन 70-80%, कई देशों में 100% से भी ज्यादा है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट डेट टू GDP, जो कि जिसको हमारी गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी बोलते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट डेट टू GDP है वो थोड़ी हायर लेवल पे है। लेकिन अगर हम इसको वापस से कंपेयर करें दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के साथ, दूसरी डेवलप्ड मार्केट्स के साथ, तो ये कहीं ना कहीं बीच में है। तो जरूर ये बढ़ी है। कोरोना के चलते इसके अंदर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। फिस्कल डेफिसिट हिंदुस्तान का बहुत बढ़ा, क्योंकि बहुत अलग अलग चीजों के ऊपर सरकार को सब्सिडी देने की आवश्यकता पड़ी। जो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है पिछले 3-6 महीनों में, उसके चलते भी सरकार के ऊपर एक बोझ है अलग अलग सब्सिडीज का, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, चाहे वो फूड सब्सिडी हो, चाहे वो अपनी पेट्रोल के ऊपर जो उनकी कमाई थी एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से वो कम हुई है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर कुछ ना कुछ बोरोइंग्स के ऊपर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ अगले साल 2 साल में जरूर गवर्नमेंट बोरोइंग्स हाई रहेंगी, लेकिन ये अलार्मिंग स्टेज पे नहीं है, ये उस स्तर पे नहीं है जब हम इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करें। पिछले 20 वर्षों के अंदर 2 से 3 बार ऐसा देखा गया है कि हमारी डेट टू GDP बढ़ी है। उन वर्षों में जिनके अंदर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहा है, और उसके बाद आने वाले अगले 3 से 4 वर्षों में या 3 से 5 वर्षों में इसके अंदर गिरावट देखी गई। तो फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, बट हमें जरूर इस नंबर को, इस आंकड़े को ट्रैक करते रहना है। जी धन्यवाद अजय जी। अगला सवाल भी मैं आप ही से पूछूंगी। हालिया मार्केट के करेक्शंस के दौरान इंडिया ने ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि बढ़ते कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कम कंजम्पशन जैसे हेडविंड्स के आगे बाजारों पर प्रभाव पड़ सकता है। इंडिया के मैक्रोस को अन्य इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में किस प्रकार देखा जा सकता है, जो एक्सपेक्टेड हेडविंड्स के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा? अर्पिता, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी भी इकोनॉमी के लिए रहता है उसकी ग्रोथ की दरें। अगर ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी में आ रही है, और अगर उस इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिज्म को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उसको उसका सही दर्जा दिया जा रहा है, और कैपिटलिज्म के चलते रिटर्न ऑन इक्विटी उस इकोनॉमी का मजबूत है, तो ये जो दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन, जो मिश्रण रहता है, हाई ROE और हाई ग्रोथ, ये हमेशा बहुत ज्यादा कामगार साबित होता है। हिंदुस्तान के संदर्भ में ये दोनों बातें जो हैं वो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की फेवर में है।
हमारी ग्रोथ की दरें जैसे जग जाहिर है, हम सब जानते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। और साथ के साथ अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा करके निजी क्षेत्र जो है, प्राइवेट सेक्टर हर सेक्टर के अंदर हर क्षेत्र में आगे बढ़ के आया है, उसके चलते रिटर्न ऑन इक्विटी भी हिंदुस्तान का बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में अच्छा खासा मजबूत है। खास करके जब हम कंपैरिजन करते हैं हिंदुस्तान का चीन की अर्थव्यवस्था के साथ, तो ये देखने को मिलता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे देश का कहीं ज्यादा मजबूत है। इसी के चलते शायद हिंदुस्तान को जो मल्टीपल मिलता है, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल जो मिलता है, चाइना के मुकाबले हमेशा बहुत ज्यादा मिला है। तो ये रही एक 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 पॉजिटिव बात। लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं, हमारा एक मजबूत ग्रोथ आउटलुक, जिस तरह से हम हिंदुस्तान को बढ़ते हुए देख रहे हैं अगले अगले दशक के अंदर, और बल्कि मैं कहूंगा अगले 2-3 दशकों के अंदर, वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। और साथ में रिस्पेक्ट फॉर कैपिटल जो है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। जहां तक हम अपनी एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात करते हैं, इसमें पिक्चर थोड़ी सी मिक्स्ड है। कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट जरूर कमजोर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल करंट अकाउंट डेफिसिट ये मानना है कि चालू वित्त वर्ष के अंदर 2.5% के करीब रहेगा। हो सकता है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस यहां से और बढ़े आगे जाके, तो शायद ये 2.5% की जगह हमें 3% की तरफ देखने को मिले। एक पॉजिटिव जो है वो ये जरूर है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स करीबन $600 बिलियन के हो चुके हैं। हम सब जानते हैं बिकवाली का दौर बहुत ज्यादा रहा है पिछले 6 महीनों में, लेकिन बावजूद इसके कि करीबन मैं समझता हूं $25 से $30 बिलियन बाहरी निवेशक हिंदुस्तान से निकाल के लेके गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $600 बिलियन पे है, और बहुत, मैं समझता हूँ बहुत मजबूत आंकड़ा है अपने आप में। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो जरूर इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने खुद बताया, इन्फ्लेशन के चलते सब्सिडी बर्डन केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं बढ़ा है, जिसके चलते जो अपेक्षा थी कि ये 6.5% की दरों से बहुत तेजी से 4-4.5% की तरफ बढ़ेगा अगले 2-3 सालों में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस आंकड़े में थोड़ा सा ठहराव आएगा। ये 6 और 6.5 के बीच में शायद कुछ एक आध साल रह सकता है। तो ये एक मैं कह सकता हूँ नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन बाकी जो मैंने फैक्टर्स आपके सामने रखे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हमारी अर्थव्यवस्था के फेवर में है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इस वक्त चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद अजय जी। अभी हमारे पास कुछ सवाल है जो सेक्टर्स पे बेस्ड है, जो मैं अंकित जी से पूछना चाहूंगी। अंकित जी, बढ़ते इन्फ्लेशन और निरंतर नियर टर्म सप्लाई चेन के मुद्दों के कारण ऑटो क्षेत्र के लिए रिकवरी रोड मैप कैसा दिखता है? ऑटो सेक्टर हमने देखा है कि लास्ट 3-4 साल से एक्चुअली काफी स्ट्रेस में है। पहले क्योंकि काफी जो एमिशन नॉर्म्स थे उसके चलते काफी प्राइसेस बढ़े, जिनकी वजह से थोड़ा डिमांड में स्लो डाउन आया, और उसके बाद कोविड की वजह से एक डिमांड स्लो डाउन रहा, प्लस जो सप्लाई चेन चैलेंजेस आप कह रहे हैं उसके हिसाब से भी चैलेंजेस रहे। बट हमारा मानना ये है कि आज के दिन हो सकता है वो वैल्यूएशंस में काफी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये वो सेक्टर्स हैं, वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स है जहाँ पे वैल्यूएशन अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस से नीचे चल रही होगी। और जैसे ही आपको एक स्टेबिलिटी दिखेगी, ये सप्लाई चेन में थोड़ा एक स्टेबिलिटी दिखेगी, आपकी इकोनॉमी में थोड़ा स्टेबिलिटी दिखेगी, वहां पे हमारा मानना है कि आपको ऑटो साइकिल में रिवाइवल दिखेगा। हो सकता है कि जो रिकवरी है वो 3-6 महीने से डिले हो गई है, बट जैसे ही आपको रिकवरी दिखने लगेगी वैसे ही आपको इनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार दिखेगा, एंड उसके साथ वैल्यूएशन भी आपको इनमें इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। तो हमारा तो ये है, सही है कि लास्ट काफी टाइम से ऑटो सेक्टर पेन में चल रहा है, बट हमें लगता है कि वी आर क्लोजर टू द बॉटम इस समय, रादर देन इट मे हैव गॉटन, मतलब हमारा जो रिकवरी का अपेक्षा था वो कुछ सेक्टर्स में ऑलरेडी हमें दिख रहा है। जैसे अगर हम सीवी साइड में देखें तो ऑलरेडी हमने कुछ अमाउंट ऑफ रिकवरी देखी है, एंड विद दिस होल
कमोडिटी इन्फ्लेशन जो एक बेनिफिट मिला है वो फार्मर इनकम्स में हो सकता है एक इम्प्रूवमेंट में दिखे आपको आगे चलते हुए। तो ये इन सब के चलते हमें लगता है कि आपको कुछ सुधार जरूर ऑटो सेक्टर में आगे दिखना चाहिए। जी धन्यवाद अंकित जी। दूसरा सेक्टोरल क्वेश्चन है हेल्थ केयर पे। फेवरेबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के बावजूद हेल्थ केयर क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है। कौन सा टेलविंड्स और हेडविंड्स है जो विकास करने में देरी कर रहे हैं? सो आई थिंक हेल्थ केयर भी सेक्टर को मैं मल्टीपल सेक्टर्स में डिवाइड करना चाहूंगा, सब सेक्टर्स में। हेल्थ केयर में आता है आपका फार्मा बिजनेसेस, जहाँ पे कंपनीज फार्मा कंपनीज जो डोमेस्टिक ज्यादा जिनका बिजनेस इंडिया का बिजनेस काफी हाई है। फार्मा कंपनी जहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस काफी हाई है। देन आपकी होती है डोमेस्टिक हेल्थ केयर कंपनी जो आपकी हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक बिजनेसेस हैं। तो बेसिकली और फिर बाकी जो हेल्थ केयर एंसिलरी कंपनीज या एपीआई कंपनीज हैं उनमें आप कह सकते हैं। तो जहाँ तक हॉस्पिटल बिजनेसेस का मानना है, वहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और वहाँ पे स्टॉक्स वगैरह ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक जहाँ तक फार्मा कंपनीज की बात होती है, वहाँ पे हमने देखा कि जो नियर टर्म है वहाँ पे बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन चैलेंजेस या कमोडिटी इन्फ्लेशन कंपनीज के लास्ट 1-2 क्वार्टर थोड़ा ऑन द वीकर साइड रहे हैं। बट जैसे जैसे कंपनीज की जो शेड्यूल ड्रग्स हैं वहाँ पे उनको WPI लिंक्ड ग्रोथ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दी है, और जो नॉन NLEM पोर्टफोलियो है उसमें भी कंपनीज प्राइस हाइक्स ले रही है। तो आगे हमें लगता है कि लॉट ऑफ दीज कंपनीज जो हैं वो तो इम्प्रूवमेंट दिखाएंगी मार्जिन्स में एंड वो उनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। बट यस, क्योंकि लास्ट 1-2 साल काफी डिसरप्टिव रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज ज्यादा बेटर करें बाकी कंपनीज से। बट एटलीस्ट डोमेस्टिकली फोकस्ड कंपनीज है वहां पे एक रिवाइवल की अपेक्षा है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है वहां हो सकता है थोड़ा और पेन हो सकता है, क्योंकि हम वहां पे देख रहे हैं कि जो प्राइसिंग प्रेशर US मार्केट में है वो अभी भी इन कंपनीज में देखा जा रहा है, और हो सकता है कि वो प्राइसिंग प्रेशर थोड़े टाइम तक और चले। धन्यवाद अंकित जी। हमारा अगला सवाल है IT क्षेत्र पे, जो मैं अजय जी से पूछना चाहूंगी। अजय जी, IT क्षेत्र में प्रमुख कंसर्न्स क्या है जिनके कारण पिछले कुछ महीनों में काफी करेक्शंस हुए हैं, और ये हेडविंड्स इस क्षेत्र के बिजनेसेस के भविष्य में रेवेन्यू और अर्निंग्स मार्जिन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, ये हमारे लिए भी एक ऐसा विषय है जो थोड़ा समझ से परे है कि IT क्षेत्र के अंदर जो स्टॉक प्राइस में गिरावट देखी गई है मूल रूप से उनके कारण क्या हो सकते हैं। जब हम फंडामेंटल्स को सामने रख के IT क्षेत्र की कंपनियों को देखते हैं, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उनके लिए इस वक्त ग्रोथ, मार्जिन और उसके साथ साथ कैश फ्लो, ये तीनों ही चीजें उनके फेवर में हैं। हमें ऐसे कोई कारण समझ में नहीं आ रहे हैं जिसके चलते IT क्षेत्र के अंदर ग्रोथ की दरें बहुत तेजी से या तो नीचे गिरेंगी या फिर उनकी जो है मार्जिन्स बहुत तेजी से नीचे गिरेंगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि थोड़ा जो IT क्षेत्र के अंदर ये जो बिकवाली का दौर रहा है, मंदी का दौर रहा है, ये थोड़ा सेंटिमेंटल है। फंडामेंटल्स की जब हम बात करें तो इतनी कमजोरी हमारा ये मानना है देखने को नहीं मिलेगी अगले तिमाही में या अगले 2 से 3 तिमाही के अंदर। IT सेक्टर मजबूत रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इन्फ्लेशन का प्रभाव IT सेक्टर के ऊपर बहुत ही कम रहेगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से द ग्रेट रेजिग्नेशन जो एक अपने आप में कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था, और यंग वर्कर्स जो थे वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे थे, दूसरी कंपनी को छोड़ के तीसरी में जा रहे थे, स्लो डाउन के चलते ये सिलसिला जो है कहीं ना कहीं जाके थमेगा, और उसके कारण IT क्षेत्र के अंदर एट्रिशन भी कम देखने को मिलेगा, और एट्रिशन कम होने की वजह से जो उनके अंदर वेज इन्फ्लेशन होता है
वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कमी आएगी जो मार्जिन को वापस जाके सपोर्ट करेगा। तो फिलहाल तो मैं बस इतना ही संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि वैल्यूएशंस को सामने रखते हुए और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए आईटी क्षेत्र एक बहुत अच्छा विकल्प है निवेश के लिए। जी अजय जी, धन्यवाद। अगला सवाल मैं आप ही को पूछूंगी, जो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स पे है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रोथ स्टॉक्स के मुकाबले वैल्यू स्टॉक्स में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। ग्रोथ स्टॉक्स पर आपका क्या विचार है, जो अभी भी ज्यादा पी वैल्यूएशन ले रहे हैं, और क्या ये मौजूदा बाजार स्थितियों में रीजनेबल रिटर्न्स दे सकते हैं? ये सवाल किया था आशीष कुमार पटेल जी ने। प्लीज। देखिए, जब हम यूटीआई के अंदर अपने फंड्स मैनेज करते हैं तो दो तीन चीजें हमारे सामने बहुत स्पष्ट रहती हैं। सबसे पहली चीज है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल प्योरिटी। स्टाइल प्योरिटी के मानने ये हैं कि अगर आप कोई ग्रोथ फंड मैनेज कर रहे हैं तो आपको अपने कोर ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य से भटकना नहीं है, आपको उसी दिशा में चलना है और उस ग्रोथ के अनुकूल जो जो कंपनीज हैं जो आपके दायरे में आती हैं, जो जिनके अंदर आप निवेश करना पसंद करते हैं, उन्हें उन्हीं में ही आपको बने रहना है। कभी बहुत ज्यादा मैं कहता हूं एक ऐसा दौर आएगा जब ग्रोथ स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा मजबूत साबित होगा। कुछ ऐसे दौर भी आएंगे जब ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर एक बिकवाली देखी जाएगी, वो मजबूत नहीं रहेंगी, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना है और इसके लिए धीरज और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब हम वैल्यू फंड्स की बात करते हैं तो एकदम सेम चीज हम वैल्यू फंड्स जो हमारे हैं उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस हम लागू रखते हैं। मैं आपको याद करवा दूं, 2018 और 19 का जो जो दो ये वर्ष थे वो वैल्यू फोकस्ड फंड्स के लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक साबित हुए थे। वैल्यू फंड ज्यादा करके देखा गया था अक्रॉस द इंडस्ट्री एकदम बॉटम क्वार्टाइल में थे। लेकिन 2020 आते आते ये माहौल बिल्कुल बदला, माहौल वैल्यू की तरफ बढ़ा और इसीलिए पिछले 2 सालों में वैल्यू ने बहुत अच्छा किया है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने वैल्यू मैनेजर्स को हमेशा ये हौसला देते रहें कि देखिए, समय और दौर बदलते रहेंगे, आप केवल अपने ऑब्जेक्टिव्स और लक्ष्य को सामने रख के बढ़ते रहिए और एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरह उन्हीं क्षेत्रों में और उन्हीं व्यवसायों में निवेश करें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के अनुकूल हो। और सेम हिदायत हम ग्रोथ मैनेजर्स को देते हैं। जब हमारी बात आती है कि हम निवेशकों को क्या हिदायत देना चाहते हैं तो वो भी बहुत सरल है। वो ये है कि देखिए, कोई नहीं बता सकता कि कौन से दौर में वैल्यू अच्छा चलेगा या कौन से दौर में ग्रोथ अच्छा चलेगा। बहुत अटकेलियां इस बारे में लगाई जाती हैं, बहुत अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन हमारा जो एक सरल, एक बहुत ज्यादा संदेश जो निवेशकों के लिए है वो ये है कि देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस रखिए, कुछ एक आधा वैल्यू फंड पकड़ लीजिए, कोई एक आधा ग्रोथ फंड पकड़ लीजिए और एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेके आगे चलिए, क्योंकि आप कभी भी इस चीज को टाइम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बाजारों के उतार चढ़ाव को टाइम नहीं कर सकते, उसी तरह आप कौन सा क्षेत्र चलेगा कौन सा क्षेत्र नहीं चलेगा उसको भी टाइम नहीं कर सकते। और इसी संदर्भ में आप वैल्यू कब चलेगा या ग्रोथ कब चलेगा उसको भी टाइम नहीं कर सकते हैं। जी धन्यवाद अजय जी। अगला सवाल है फ्लेक्सी कैप पे, जो हमें भरत कोलीपारा जी और दीपेन शाह जी ने पूछा है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का हाल ही में काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है, हालांकि 3 और 5 साल का परफॉर्मेंस स्थिर बना हुआ है। आप अभी के परिस्थितियों पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और क्या आप पोर्टफोलियो में कोई बदलाव कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था। अलग अलग दौर बाजारों में आते हैं, किसी दौर के अंदर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र चलता है, किसी दौर में कोई और क्षेत्र चलता है, किसी दौर में वैल्यू बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ता है। ये पिछले 2 सालों में एक ऐसा माहौल रहा है जिसमें वैल्यू ने ग्रोथ के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही के साथ जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि फ्लेक्सी कैप के अंदर हम उत्तम से उत्तम और बहुत मजबूत व्यवसाय को ही अपने पोर्टफोलियो में उतारते हैं, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा मजबूत रहता है, जिनके अंदर अगर आप
लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो उस ग्रोथ की अपेक्षा बहुत मजबूत रहती है, और जाहिर बात है कि ऐसे व्यवसाय हमेशा बहुत महंगे रहते हैं। इसी के चलते पिछले 2 सालों के अंदर मैं कह सकता हूं कि ग्रोथ के अंदर एक गिरावट देखी गई है। थोड़ा लो पीई के क्षेत्रों के अंदर ज्यादा निवेश हुआ है। वैल्यू ने ग्रोथ के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन हम अभी भी बहुत ही दृढ़ता के साथ अपने कोर पोर्टफोलियो और कोर फिलॉसफी के अंदर बने हुए हैं। हमें लगता है कि अगर हम फोकस तरीके से इसी तरह आगे चलते रहें, वापस से हवा का रुख बदलेगा, दौर बदलेंगे। और मैंने हमेशा निवेशकों के सामने कहा है कि देखिए, लॉन्ग टर्म में जो जितना मजबूत व्यवसाय होता है वो उतनी ही अधिक वेल्थ क्रिएट करने की एक मैं कह सकता हूं कि एक बहुत मजबूती से एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखता है, और उसी के ऊपर हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। और जो आपका दूसरा सवाल था वो ये था कि हम कोई बदलाव करना चाह रहे हैं या हमारी रणनीति या कुछ बदल सकती है। तो मेरा जवाब यही है कि हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे इस पोर्टफोलियो के अंदर। हमारी रणनीति वही रहेगी, बरकरार एकदम। और बस ये समय जो है हमको पूरी तरीके से उसको निकालना पड़ेगा, और अपने कोर होल्डिंग्स के अंदर ही जमे रहना पड़ेगा। और हमारा ये दृढ़ तरीके से मानना है कि अगर कंपनीज का सिलेक्शन अच्छी तरीके से किया गया है और जो वाकई में कंपनीज पोर्टफोलियो में है वो अगर मजबूत है, हाई क्वालिटी है, हाई ग्रोथ है, तो हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जी धन्यवाद अजय जी। समय के कमी के कारण अभी हम 2 और ही सवाल लेंगे। अगला सवाल है स्मॉल कैप फंड पे, जो मैं अंकित जी से पूछूंगी, और जो पूछा है हमें सोरेन मंडल जी ने। स्मॉल कैप फंड्स में हाई वैल्यूएशन और वीकर अर्निंग्स आउटलुक के मौजूदा माहौल में स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेशन के लिए इन्वेस्टर्स का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? सो आई थिंक वैल्यूएशंस अभी स्मॉल कैप्स में अभी भी ऑन द हायर साइड हैं, और जो कंपेयर टू लार्ज कैप्स जो हमने देखा वैल्यूएशन अभी भी ऑन द हायर साइड है। तो मेरा मानना है कि एक आपका थोड़ा जो, अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में आज के दिन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ा लॉन्गर टर्म ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है कि आप 1 साल के लिए आए, वहां पे पैसा बनाए, चले जाएं, तो आई थिंक वो हम उस स्टेज में नहीं है। वेरी क्लियरली अगर मैं कहूँ कि जो रिटर्न होता है उसके 3 कॉम्पोजिशन होते हैं। एक होता है कि आपको अर्निंग्स ग्रोथ से क्या रिटर्न मिल रहा है, एक वैल्यूएशन ऊपर नीचे जाने से क्या रिटर्न मिल रहा है, और डिविडेंड रेट से क्या मिल रहा है। वहीं पे मैं देखूं तो हो सकता है कि अर्निंग ग्रोथ जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा कम हो, बट क्लियरली वैल्यूएशन जो है वो आज के दिन एक हेडविंड है। और आपको ये मान के चलना चाहिए कि नेक्स्ट जो आपके 2, 3, 5 साल का पीरियड है उसमें आपको एक जो लो वैल्यूएशन है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो भी ग्रोथ आएगी वो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ से ही आएगी, और वो भी आपको एक वैल्यूएशन में वहां पे आपको एक हेडविंड ही रहेगा। तो आपका एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए अगर आप स्मॉल कैप फंड में डालें। इनफैक्ट इस समय हो सकता है कि आप एक सिप स्ट्रैटेजी जो है वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। एंड आपका लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए, और आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो आपको कम करके रखना चाहिए, बिकॉज आपकी वैल्यूएशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आज के दिन में वो ऑन द हायर साइड है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप फंड। आपको हमेशा 4 से 5 साल के हिसाब से ही इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। धन्यवाद अंकित जी। आज के सेशन का मैं आखिरी सवाल लूंगी, जो मैं अजय जी से पूछूंगी। अभी निवेशकों में काफी एप्रीहेंशन है क्योंकि बाजारों में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो आप क्या टिप्स देंगे हमारे निवेशकों को एसेट एलोकेशन और इंक्रीमेंटल एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए अंकिता, हमने एक स्लाइड दिखाई थी शुरुआत में जिसमें हमने ये दर्शाया था कि जब जब बाजार गिरते हैं उनमें ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, भले ही वो 10% हो, 15% हो। ऐसे समय में लगाया हुआ पैसा हमेशा बरकत देता है, हमेशा
एक एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिटर्न की नींव रखता है। 3 साल में भी और इनफैक्ट 1 साल के अंदर भी, हालांकि जैसे अंकित ने बताया स्मॉल कैप में आपको कम से कम 5 साल की समय सीमा निर्धारित करके निवेश करना चाहिए। मैं कहूंगा लार्ज कैप में भी कम से कम आपको 3 साल की समय सीमा रखनी चाहिए। लेकिन जब जब बाजारों में गिरावट का दौर रहता है, उस समय का लगाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं उस समय सीमा को थोड़ा और छोटा कर देता है। हिदायत इस वक्त हमेशा हमारी यही रहेगी, एसआईपी जारी रखिए, उनको बिल्कुल बंद ना करें। आप धीरे धीरे लंप सम लगा सकते हैं एसटीपी के माध्यम से, उसको उसको करीबन 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 महीनों के अंदर उसको स्प्रेड आउट कर दीजिए आप। हमारा ये मानना है कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी का दौर है जो पिछले 8-9 महीने से चल रहा है, वो अगले 6 महीने के अंदर पूरी तरीके से प्ले आउट कर जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर जब जब कमजोरी का दौर आया है, ज्यादा करके 12 से 18 महीनों की ही उसकी समय सीमा रही है, जिसमें से जैसे कि मैंने कहा 9 महीने निकल चुके हैं। अक्टूबर 2021 से अगर हम शुरुआती दौर पकड़ें तो आप अपने एसआईपी को चालू रखिए, लंप सम स्प्रेड आउट करिए। अगर बाजार यहां से और 5 से 10% गिरते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप लंप सम को उस वक्त पूरी तरीके से लगा सकते हैं और एसेट एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में हमारी एक सलाह रहेगी। धन्यवाद अजय जी और अंकित जी, हमें इतने विस्तार में सारे सवालों के जवाब देने के लिए। हम अभी हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहेंगे अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए और अपने प्रश्न पूछने के लिए। हम चाहेंगे कि आप हमें अपना बहुमूल्य फीडबैक दे ताकि हम आगे के सारे सेशंस भी बेहतर बना सके। अजय जी, मैं भी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए प्लीज। नहीं अर्पिता, फिलहाल कोई क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं है। जो आपका आखिरी प्रश्न था, एक तरह से वही हमारे क्लोजिंग रिमार्क्स हैं कि एकदम धीरज के साथ बाजारों में बने रहिए। बाजारों के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। हम हमेशा कहते हैं कि इक्विटी मार्केट्स और इक्विटी एज एन एसेट क्लास के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल रहता है, और वो रिटर्न इसीलिए संभव होता है क्योंकि इसके अंदर रिस्क भी ज्यादा है। फिलहाल वो एक रिस्क का दौर जो है वो बाजारों के अंदर देखा जा रहा है। इस पूरे दौर को आपको बहुत संयम और धैर्य के साथ झेलना है, इसमें बने रहना है। और यदि आप बने रहेंगे तो जैसे हिस्ट्री के अंदर हमने हमेशा देखा है, इक्विटी से आपको सबसे ज्यादा मजबूत रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है, और ये उम्मीद आने वाले वर्षों में भी बहुत खरी उतरेंगी हमारी कसौटी पे। तो इसी के साथ मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।